हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड हम इवनिंग लोग सर। जो मोड ऑफ चार्जिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम सिक्योरिटीज लेते हैं बैंक में, उनको टेक्निकली हम किस लीगल वर्ड से जानते हैं, वो समझ रहे थे। तो उसमें हमने काफी सारी चीजें कर ली थी। अभी हमारा जो है अब चलेगा हाइपोथेटिकल। ठीक है। तो अगर हम छोटा सा रिकॉल करें हम लोग, तो उन सेवन चीजों में से हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। जो सेवन चीजें थी उसमें क्या क्या कवर कर लिया है? असाइनमेंट लियन मॉर्गेज नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो राइट ऑफ सेटअप, लियन हाइपोथिकेशन। राइट ऑफ सेटअप में आप एक बात का ध्यान रखना कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं कि राइट ऑफ सेटअप में अगर डिपॉजिट ए के नाम है और वो कहीं पे जॉइंट लोनी है तो हो जाता है। लेकिन अगर डिपॉजिट एक से ज्यादा लोगों के नाम है, जैसे यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है एबीसी का, लोन सिंगल का है, तो नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना कि डिपॉजिट जॉइंट, लोन सिंगल नेम, ठीक है, तो नहीं होता। और अगर डिपॉजिट सिंगल है तो जॉइंट लोन पे उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हमने एक तो लियन पढ़ लिया, असाइनमेंट पढ़ लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे राइट टू सेट ऑफ कर लिया। और क्या करा हमने? इतने ही करे ना अभी? सर राइट ऑफ सेटअप में हम्म। यदि मान लीजिए 5 लाख का लोन हम्म। है, ज्वाइंट लोन है ना, हम्म। और सिंगल अकाउंट एक एक व्यक्ति का है, नहीं, तो पाँच जो, 5 लाख। लोन जॉइंट है। जी लोन ज्वाइंट है हम्म। और 5 लाख का ड्यू है, ठीक है। ठीक है। और और डिपॉजिट सिंगल है, कितने लाख का? सिंगल डिप 5 लाख मान लीजिए सर। 5 लाख। 5 लाख देखो ऐसा होता एक है कि इसमें एक, सिंगल एक हाँ, व्यक्ति है, उसके अकाउंट में 5 लाख टोटल अमाउंट है, ठीक है। हाँ, तो उससे सेटअप कर सकते हैं, टोटल अमाउंट कर सकते हैं सर। अब देखो उसमें यही बात आती है। प्रैक्टिकल ये कहता है कि आपको उसके रेशियो के हिसाब से सेट करना चाहिए। ठीक है। रेशियो के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उतना पैसा उससे रिकवर करना चाहिए। ठीक है। डिस्प्यूट के मामले में ये वाला रूल ज्यादा काम करता है कि भाई ठीक है, मेरा हिस्सा इसमें 1 लाख है, मेरे से 1 लाख ले लो। तो बैंक भी क्या करता है कि ऐसे अमाउंट पे होल्ड तो लगा देता है, लेकिन उसको प्रेशराइज करता है या उससे खुद ही कहता है कि तुम खुद ही जमा कर दो, खुद डेबिट नहीं करता। या बाउचर में उससे साइन करा देता है। अगर बाउचर में उससे साइन करा रहा है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो अपनी कंसेंट दे रहा है। और राइट टू सेट ऑफ में क्या सिग्नेचर कराने जरूरी है? नहीं सर, वो तो बैंक का राइट। बैंक का राइट है। तो बैंक का राइट इस्तेमाल करेगा तो 1/5 पे करेगा, लेकिन टोटल पे करेगा सर। नहीं, टोटल पे नहीं कर पाएगा। नहीं तो 5 लाख उसमें से का है सर, तो एक ले पाएगा, 1 लाख ले लेगा। नहीं 5 लाख है, और तो दो मतलब दो लोन ही है ना यहाँ पे सर। हम्म। बड़ा वर्ड मतलब अच्छा, दो दो है। लोन ही है ना ज्वाइंट। जी अगर जी। अगर दो है तो 2.5 ले लेगा। अच्छा। दो है तो दो अच्छा, ले, ये वो उसी प्रोपोर्शन में लेता है। प्रोपोर्शन में लेते हैं। हाँ, प्रोपोर्शन में लेता अरे अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि 5 लाख का ड्यू है तो उनका पूरा सेटअप कर लेंगे। है। नहीं नहीं, कर तो लेते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो वहां अच्छा, डिस्प्यूट कोर्ट हो वाले। सकते हैं।
हाँ ये ठीक है, वहां पे डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप शुरू में ही क्या कर लें, मतलब उस रेशियो में ले लें। साइन करो, हाँ, और या फिर साइन करवा लो। उससे करवा लें। अगर आप बिना उनके साइन के कर रहे हैं तो रेशियो में लीजिए, और अगर कस्टमर आ जाता है तो फिर उसे बाउचर में। अगर आपने बाउचर में साइन करा लिए तो वो एक तरह से राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं है, फिर वो, ये ध्यान रखना। फिर मेरी क्या बात हो समझ में आ रही जाएगा? है? इस राइट टू सेटअप के हाँ लिए यदि मतलब लेना चाहे तो टोटल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले ले सकते सकते। अच्छा, जितना परसेंटेज रहेगा सर उतना मान हाँ लीजिए, कर लो। एक मिनट हाँ सर, मान लीजिए हाँ कि एक कस्टमर है जिसका लोन 5 लाख का ड्यू है, और एक एफडी है जो उसकी वाइफ और उसके नाम पे है, मतलब कस्टमर के नाम पे बिल्कुल है, नहीं हो सकता, तो बिल्कुल एक पैसा राइट नहीं ऑफ हो सेटअप नहीं। सकता। ये लास्ट वाला केस पढ़ो। ये लास्ट वाले केस में क्या है? जॉइंट अकाउंट, वन ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट जॉइंट के नाम है, डिपॉजिट। और वो जो है लोन है एक के नाम है। नहीं, जहाँ एफडी अगर कोलेटरल दिया रहेगा तब तो हो सकता है ना। क्या दिया रहेगा? एफडी अगर कोलेटरल के तौर पे दिया रहेगा, कोलेटरल पे दिया तो हो जाएगा। हाँ तो अब तब वो तो राइट भाई ऑफ साहब सेटअप होना फिर चाहिए। नहीं हुआ बात ही ना। कहाँ आ रही फिर? हाँ वो तो राइट ऑफ सेटअप नहीं है। राइट टू सेटअप वहां आ रहा है जो आपके, जो डिपॉजिट आपके लियन या कोलेटरल पे नहीं है। ये उस डिपॉजिट पे लगता है जो उसका आपके वहां पड़ा हुआ है कहीं पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। हाइपोथिकेशन। तो हमने बात करी थी कि हाइपोथिकेशन पहली बार कहाँ डिफाइंड हुआ? सरफेसी एक्ट में। सरफेस। सेक्शन 2 में बताया गया हाइपोथिकेशन का मतलब अ चार्ज इन और अपॉन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। तो ऐसी जितनी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में जिनकी, जिनको बढ़ने की चांस है, जैसे पेड़, क्रॉप। क्रॉप हो गया, ट्री हो गया, आपका ये जानवर हो गए। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो क्या हो जा रही हैं, बढ़ जाती हैं। तो वो जब बढ़ेगी तो जो फ्यूचर की जो वैल्यू आ रही है, वो फ्यूचर के प्रोडक्ट भी इसी एग्रीमेंट से क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। और कौन सी प्रॉपर्टी पे लगता है? मूवेबल पे लगता है। ठीक है, और इसमें विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब उसको उसके कंट्रोल में नहीं जाता सामान। ठीक है, ये सबसे बड़ा फर्क है इसमें और प्लेज में। प्लेज में क्या हो जाता है? वो प्लेज में रजिस्ट्रेशन पोजीशन मिल जाता है पहले ही हो जाता है। बैंक पोजीशन मिल हाँ, प्लेज में पोजीशन मिल जाता है और हाइपोथिकेशन में पोजीशन नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा फर्क है इसका। ठीक है, प्लेज और हाइपोथिकेशन का सबसे बड़ा फर्क ये है, हाइपोथिकेशन में पोजीशन नहीं होता है बैंक के पास, प्लेज में पोजीशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। एज ए सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस इंक्लूड फ्लोटिंग चार्ज एंड, अच्छा फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है और फिक्स चार्ज क्या होता है? सर फिक्स्ड वो जो एग्रीमेंट के टाइम पे रहता है वो ऑलवेज वही रहेगा, और फ्लोटिंग जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज हो नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। फिक्स होता अच्छा। है जब आइटम आइडेंटिफाइड होता है, ओके। आइटम। मतलब जिसको आपने गिरवी रखा है वो किसी जी जी पर्टिकुलर चीज से आइडेंटिफाइड है। जैसे गाड़ी का नंबर होता है, व्हीकल का जी। नंबर होता है। ठीक है, वो क्या है, फिक्स चार्ज है। फ्लोटिंग वो होता है जहां पर स्टॉक बदलता रहता है, आया सेल हो गया, आया सेल हो गया, आया सेल हो गया। तो इन आइटमों में कौन सा चार्ज है? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग। ठीक हो तो गया? फिर पर्सनल लोन में कैसे होता है? सर क्रॉप में क्या रहता है फिर, फ्लोटिंग या? फ्लोटिंग 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 फ्लोटिंग। नहीं तो पर्सनल में भी फ्लोटिंग रहता है क्यों? पर्सनल मतलब क्या? पर्सनल लोन में पर्सनल लोन नहीं, में पर्पज क्या है फ्लोटिंग उसका? रहता है। उसमें पर्पज क्या है फ्लोटिंग उसका? चार्ज होता है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आंसर किया था मैंने, जो बोला था वो फ्लोटिंग और फिक्स्ड रहता है, मैं वो समझी थी। अच्छा 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 अच्छा,
अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ अब मैं भी वही वो समझा था। वो नहीं नहीं नहीं, यहाँ फ्लोटिंग चार्ज की बात आ रही है। चार्ज, अच्छा अच्छा। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें चार्ज ही तो पढ़ रहे हैं सब। ठीक। जी, ऑल ऑफ सडन लेकिन माइंड में वही क्लिक हुआ था। हाँ, अब एक बात और आ रही है, देखो यहाँ पे, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। कब होता है ऐसा? जब मान लिया कोई शॉपकीपर है, वो सामान लाता है बेचता है, सामान लाता है बेचता है, एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। एक दिन उसने क्या करी? दुकान बंद कर दी। तो जितना भी अंदर सामान है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? फिक्स चार्ज में। ठीक है। द मॉर्गेज ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। इन इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रांजेक्शन whereby money is borrowed by a debtor on the security of movable property without transferring either the property or the ना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा ना ही पोजीशन ट्रांसफर कर रहा। और अगर ये प्रॉपर्टी और पोजीशन ट्रांसफर कर देगा तो वो प्लेज बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वो प्लेज बन जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ हाइपोथिकेशन डिफर फ्रॉम प्लेज बिकॉज गुड्स रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द बोरोवर। बरोबर। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। वंस पोजीशन इज गिवन अप द चार्ज बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू प्लेज। समझ में आई बात? जैसे ही आप उसका वो सामान अपने कब्जे में ले लोगे, उसी दिन वो हाइपोथिकेशन क्या बन जाएगा? प्लेज बन प्लेज। जाएगा। ठीक है। और हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में क्या फर्क है? उसने कहा पहली बात तो ये है कि मॉर्गेज किस में होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में इमूवेबल होता है। प्रॉपर्टीज। ठीक है। दूसरी बात है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर। मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें जो इंटरेस्ट यानी कि उसमें जो जुड़ाव है, लगाव है, उसके फायदे हैं, वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन हाइपोथिकेशन में देयर इज ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे। मतलब केवल उसका उस सामान से उसका उसका जो भी पेमेंट करना वहीं तक ऑब्लिगेशन है, और वहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। यानी अगर कार है, आपने बैंक ने उसकी कार कब्जा ली तो उसको यूज नहीं कर सकता वो। लेकिन मकान कब्जा लिया तो मकान को क्या कर सकता है? वो किराए पे दे दे सकता सकता है। है। ये फर्क होता है इसमें। ठीक। सर एक चीज और और बताइएगा, बोलो। ये जो हाइपोथिकेशन में बोला है ना कि लास्ट वाला पैरा जो था कि प्लेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा जब वो उसको अपने हम्म पोजीशन में ले लेगा, तो हम्म। उसके एग्रीमेंट में इस तरह की चीज मेंशन रहती है क्या? देखो, अगर ऐसा माना जाए तो जो अच्छे बैंक होते हैं उनके हाँ। एग्रीमेंट में सब वो लिखा होता है जो होने की संभावना होती अच्छा। है। और आरआरबी में या कोऑपरेटिव बैंक में अभी भी वो डॉक्यूमेंट चल रहा है जो आज से 30 साल पहले चलता था। अच्छा। तो अच्छे बैंक का और डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो सब लिखा होता है उसमें। सर दूसरा चीज ये और बता दीजिए, जैसे ये एग्रीमेंट जो रहता है वो बैंक अपना खुद बनाता है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि उसी को फॉलो बैंक अपना करना खुद होता है? बनाता है। जो बैंक की अपनी लोन पॉलिसी होती है ना, हाँ। उस लोन पॉलिसी में वो अपने एग्रीमेंट, फॉर्मेट, प्रोसेस, लिमिट्स, एलिजिबिलिटी सब डिफाइन करता है। तो अच्छा, तो जो ये। बैंक का लॉ डिपार्टमेंट होता है ना, जी। जैसे मैं कोऑपरेटिव बैंक में हूँ, जी। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, कई लोन तो ऐसे होते हैं इसमें एक पेज में साइन करा के दे देते हैं। जी। जी। वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पॉलिसी में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। जबकि जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, क्योंकि वहां पे केस जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट हम्म। जब भी कोई कमी निकालता है तो अगली बार वो उसमें उसको अमाइंड कर देते ऐड हैं। कर दिया, ऐड कर दिया था। ऐसे होता है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार फ्लोटिंग सर ये चार्ज और चार्ज एक बार बता दीजिए। हाँ बताते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने बोला कि मकान किराए पे दे सकता है और कार नहीं, तो ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, मॉर्गेज अगर आपने कोई चीज की हुई है ना, तो मॉर्गेज में जो भी प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। यानी उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम हो सकती है तो बैंक के उसमें आ सकती हो। लेकिन हाइपोथिकेशन में उससे होने वाली इनकम को मतलब ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, ओके इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। ओके। अच्छा, ये पूछ रहे थे फ्लोटिंग और फिक्स के लिए, तो मैं फिर एक बार बताता हूँ। जो फिक्स चार्ज होता है वो आइडेंटिफाइड
प्रॉपर्टी पर होता है। ठीक है, मतलब उसका आप उसको पहचान सकते हैं उसके सीरियल नंबर से, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट में आपके लिख दिया जाता है। फ्लोटिंग चार्ज वो होता है जिसमें गुड्स बदलते रहते हैं। अधिकतर जो ट्रेडर्स की गुड होती हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स की गुड्स होते हैं दुकान में, शॉप में, वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे अगर जनरल स्टोर है तो आज निरमा साबुन रखा हुआ है, कल को निरमा ही दूसरा आ सकता है, लेकिन वो बदल गया ना एक्चुअल में। तो उसमें उसमें फ्लोटिंग चार्ज है वो। ठीक है, जो ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज होता है वो उसमें गुड्स क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, और फिक्स चार्ज में गुड्स आइडेंटिफाई होती हैं। फिक्स का कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? गाड़ी, कार, मशीनरी, उसमें सीरियल नंबर होता है। टीवी, फ्रिज। प्लॉट जमीन होगा ना सर? नहीं, प्लॉट जमीन वो तो तो मॉर्गेज हो जाएगा। मॉर्गेज हो गया, वो तो अलग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग वाला भी तो हो जाएगा सर फ्लोटिंग में। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी यूनिट जो होगी उसका हाँ, रॉ उसमें हो मटेरियल जाएगा, प्लस रॉ मटेरियल हो जाएगा। रॉ मटेरियल अभी आ रहा है, बन के निकल गया, दूसरा रॉ मटेरियल आ गया। तो बार बार उसे वो रॉ मटेरियल का डिटेल नहीं लिखना पड़ता, बस बोलता है जो भी आपके प्लांट में रॉ मटेरियल पड़ा है वो बैंक में हाइपोथिकेटेड है, और उसमें कौन सा चार्ज है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आस्पेक्ट रिलेटेड हाइपोथिकस में क्या क्या बातें हैं? फैसिलिटी लिमिटेड टू रेस्पेक्टेबल, यानी ऐसी सुविधा सबको नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि गुड्स किसके कब्जे में होते हैं? लोनी के, बोरोवर के। कस्टमर के कब्जे में, तो बोरोवर। इसलिए जो बदमाश तरह के लोग होते हैं उनको ये चीज नहीं दी जाती। ठीक है, अब अगर मान लिया आपने किसी कंपनी को वो करा, तो बोलता है देयर इज लेस रिस्क व्हेन सच ए फैसिलिटी ग्रांटेड टू ए कंपनी। क्यों? कंपनी को दोगे तो आप कहाँ आरओसी में क्या करा दोगे, उसको रजिस्टर्ड करा दोगे, तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं। सच अ रजिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब, आप जो भी सीआईबी वाले हैं वो ध्यान से इस वर्ड को सुन लें, हम लोग इसकी बात करेंगे आपके बीआरबीएल में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि नोन टू अदर्स, नोन टू अदर्स मीन्स आपने किसी को भेजी नहीं चिट्ठी, लेकिन आरओसी की वेबसाइट में जो भी लिखा हुआ है वो ये माना जाता है कि वो सबको मालूम। क्यों? क्योंकि सबको फ्रीली वो इंस्पेक्ट करने का राइट है। तो कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जिसको सब लोग देख पाए, तो पब्लिक के लिए कौन सा नोटिस होता है? वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, बट सच ए फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन में तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जा रहा है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द बैंक्स अंडर हाइपोथेसिस आर आल्सो रजिस्टर्ड विद सरसाई। इस पॉइंट को सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग जब लैंड मॉर्गेज करते हैं यानी इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं, तो रूल आ गया है कि कोई भी इक्विटेबल मॉर्गेज कहाँ रजिस्टर्ड होगा? सरसाई में। पक्की बात है ना? जी। कोई भी लोन अगर रजिस्टर होगा तो कहाँ होगा? इक्विटेबल मॉर्गेज सरसाई में होगा। लेकिन और भी कोई, अगर आपने चीजों को हाइपोथिकेट किया है, हाइपोथिकेट किसको करते हैं? स्टॉक्स को, व्हीकल को, व्हीकल को, स्टॉक को, प्लांट एंड मशीनरी को। मशीनरी। तो इन्होंने कहा है कि जो हाइपोथिकेशन आप कर रहे हैं उसको भी कहाँ चढ़ाएं? सरसाई सरसाई। की वेबसाइट में चढ़ाएं। ठीक है, बट कुछ बैंकों ने इस चीज को किसको, व्हीकल को सरसई में चढ़ाने को क्या कर दिया है? क्या कर दिया? कंपलसरी या कंपलसरी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा मत चढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि उन्हें उम्मीद है कि व्हीकल तो रजिस्टर्ड होती है। चार्ज कहाँ पे होता है? वो आरटी ऑफिस में। आरटी ऑफिस में होता है, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। लेकिन कई बैंकों ने कोई बात इसमें नहीं की है,
इसका मतलब वो सब लोग हाइपोथिकेशन को भी, उसको कार को भी, प्लांट मशीनरी को, सबको कहाँ चढ़ा रहे हैं? सरसई में सरसाई चढ़ा में। रहे हैं। ठीक है, सर स्टॉक को भी तो चढ़ाया जाता है सरसे में। हाँ बिल्कुल, बोल तो रहा हूँ मैं, स्टॉक, प्लांट मशीनरी और व्हीकल। ये जो स्टॉक है वो बोल तो रहा हूँ। ठीक है, चलो अगेन आगे। सर, जैसे स्टॉक्स में वो फ्लोटिंग और फिक्स्ड का जो डिफरेंस रहता है, तो सरसाई में उसका कोई आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, उसमें डिस्क्राइब करते हैं, अगर गुड्स पर्टिकुलरली नंबर से डिस्क्राइब है तो फिक्स चार्ज हो गया, अच्छा, और अगर लिखा हुआ है कि गुड्स अवेलेबल एट गोडाउन नंबर 3, ठीक है, तो वो जैसे कौन सा क्या रॉ होगा? मटेरियल या जो रनिंग हाँ, में स्टॉक रहता रनिंग है वाला, उसके हाँ, बारे। उसको फ्लोटिंग चार्ज। वैल्यू से भी तो वैल्यू से आइडेंटिफाई किया जाता है ना सरसाई में, वैल्यू भी नहीं कि गुड्स, डालेंगे, बिल्कुल वैल्यू डालेंगे, हाँ इतने रुपए का ये जो गुड्स सामान रुपीज है। सो एंड सो, हाँ तो आमतौर पर बैंक क्या करता है पता है, उसमें वैल्यू वो अपने लोन से ज्यादा ही डाल देता है। क्यों? सामान आज कम है, हो सकता है कल बढ़ जाए, तो अपने लोन को कवर करने के लिए अमाउंट डालता है उसमें। ठीक है, और ऐसा माना भी जाता है कि उसके पास सामान आपके लोन से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। अधिक होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, हाइपोथिकेशन फॉर दीज केसेस, कुछ और जो बातें आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा कि अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा, उसके अगेंस्ट हाइपोथिकेशन किया हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है सामान। इट इज ऑल्सो डन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट हैंडलिंग इन ए फैक्ट्री, जैसे राइस मिल्स या ऑयल एक्सप्लेरर्स होते हैं। दिस चार्ज इज ऑल्सो कन्वीनियंट वेयर लैंडिंग इज टू बी डन अगेंस्ट गुड्स इन द शॉप और शोरूम विच आर रिक्वायर्ड इन डे टू डे बिजनेस। ये भी आ गया। ठीक है, तो वो कहता है कि जब ये इतनी तरह की चीजों में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइपोथिकेशन कर। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है हाइपोथिकेशन के, सबको मालूम है क्या, सामान किसकी कस्टडी में रहता है, बोरोवर की। रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ द बोरोवर, इसलिए उसके गायब होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। बोरोवर में रियलाइज स्टॉक हाइपोथिक, मतलब वो क्या कर सकता है, अपने उस स्टॉक को बेच सकता है। ठीक है, और दूसरे वाले लोनी को दे सकता है वो। ठीक है, द बोरोवर में हाइपोथिकेट द सेम स्टॉक विद मोर देन वन बैंकर, भाई उस बैंक वाले को भी दिखा रहा है, देखो कि साहब ये जो मेरे आंगन में जो रेता पड़ा हुआ है ये आप ही का है। अब रेते में तो कोई नाम लिखेगा नहीं, दूसरा बैंक आया, उससे भी लिमिट ले रखी, उसका भाई आया, उसके भाई ने कहा साहब ये जो यहाँ पड़ा हुआ है ये मेरा है। ठीक है, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट इज क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। ठीक है, लंबा हो जाता है मामला, प्रोलॉन्ग हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट, any floating charge on undertaking or property of the company created within a period of 12 months preceding a commencement of the winding up becomes invalid। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लिया कंपनी कहाँ जा रही है, वाइंडिंग अप में जा रही है, यानी कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, अब बंद कर रही है। बंद कर रही है। अब कंपनी ने डिक्लेयर किया 23 जनवरी को कि हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन इससे पीछे 1 साल तक के कोई भी चार्ज अगर क्रिएट किए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म। ठीक है, लिखा हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग। ये पॉइंट समझ में आया सबको? जी। ठीक है, और इसको कंपनी फिर में से देखो लिखा समझाइए हुआ ना सर, है, इसको फिर से समझाइए ना। इसमें ऐसा है, कंपनी जब अपनी को बंद करना चाहती है तो आरओसी में नोटिस देती है कि भाई हम अपनी कंपनी क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर लिक्विडेट रहे कर हैं। रहे हैं। तो उससे 1 साल पहले के अंदर अगर कोई भी उसने हाइपोथिकेशन क्रिएट कराया है तो वो क्या हो जाता है, इनवैलिड। 1 साल पहले भी, 1 साल पहले तक। से बैंक को घाटा ना हो जाएगा उसका। हाँ, तो वही तो कह रहा है, ड्रॉबैक तो बता रहा है, क्या बता रहा है, ड्रॉबैक तो बता रहा है कि भाई इसमें क्या ड्रॉबैक होते हैं सर हाइपोथिकेशन। लेकिन इस बात के पीछे का लॉजिक क्या है कि एग्जैक्ट 12 मंथ पहले के चार्जेस को वो नलीफाई कर दे रहा है?
इसमें कुछ एक तो ये वर्ड दे रहा है, फ्लोटिंग चार्ज बोल रहा है पहली बार तो, ठीक है, जी फ्लोटिंग चार्ज के लिए बोल रहा है। और ये बोला अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियों में हो जाता है, ऐसा बोला है। लॉजिक के लिए ये होता होगा कि उस सामान को आइडेंटिफाई करना कहीं डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। प्रिकॉशन क्या लेनी है? प्रिकॉशन यही लेनी है कि भैया सामान आपकी कस्टडी में है नहीं, तो निगरानी रखनी है उसकी कि भैया सामान क्या हो, आपकी निगाह में रहे, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, बैंक को क्या करना होता है, कन्फाइनिंग हिज बोरोइंग टू ओनली वन बैंक। ये एक तो ये देखे कि वो उस सामान पर आप ही का बैंक लोन करे और लोग ना करे, ठीक है। और उसमें एक बोर्ड लगा दे कि भैया यह सामान इस बैंक से क्या है, आपने दिखा हुआ हाइपोथेकेटेड बोर्ड है। लगे रहते हैं कि द शॉप इज फाइनेंस बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड हाइपोथिकेटेड बाई, ऐसे करके लिखा था, ठीक है। बस के पीछे जैसे लिखा उसके होता पीछे भी लिखा था our द bankers बोरो are इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंदर। अगर कंपनी है तो चार्ज क्रिएट कितने दिनों के अंदर कर लेना है आपको, 30 डेज के अंदर अंदर। और फर्दर 30 डे ऑफ अनदर 30 पेमेंट ऑफ फाइन के साथ कर सकते हैं 30 दिन, अगेन अनदर 60 डे, फिर आपको आरओसी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। मतलब 30 दिन नॉर्मल है, प्लस 30 दिन फाइन के साथ है, प्लस 60 डे और मिल सकते हैं अगर आप आरओसी से परमिशन लेके करते हैं। अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया तो वो माना जाएगा क्या है, वॉइड हो जाएगा, यानी उस कंपनी के उस सामान पे चार्ज माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और बैंक को पीरियडिकल स्टॉक स्टेटमेंट लेने चाहिए जिसमें वो बताता है कि मेरे वहाँ ये स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला देखो, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। अब आपको पता है कि जब लोन देते हैं तो लोन देने में, हालांकि अभी एक क्लास होनी है उसमें हम लोग शायद कल सुबह है, वो कौन सी है, इसमें हाइपो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में हाइपोथिकेशन अगर आप किसी सामान का कर रहे हैं तो आपको उसमें हाइपोथिकेशन की डीड, या उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन का क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और ये हमेशा कितने रुपए पे होता है, 100 रुपये, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट 100 रुपये, ठीक है। वाइल lending against hypothecation of goods, bankers obtain a letter of hypothecation with which serve as a hypothecation agreement। वही बात होगी, ठीक है। इसमें सब क्लॉज होते हैं बैंकर का ध्यान रखते हुए, ठीक है। रिक्वेस्ट मेड बाय द बोरोवर फॉर द ग्रांट ऑफ एकोमोडेशन इन द फॉर्म ऑफ लोन, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं इस सामान के बदले मुझे लोन दे दो। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपको प्रॉपर उसमें लिखना पड़ता है, क्या है क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू क्या है, सब कुछ, ठीक है। एन अंडरटेकिंग नो फर्दर, उससे एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है कि अब मैं इस सामान पर किसी और उस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं कराऊंगा दूसरा, और इसको बेचूंगा नहीं, सेल नहीं करूंगा। अगर सेल करूंगा तो इसका रियलाइजेशन वैल्यू मैं आपको दूंगा, या जो इंश्योरेंस क्लेम है। तो ये सब किसके पार्ट हैं, डीड ऑफ हाइपोथेकेशन। हाइपोथिकेशन, ठीक है। बोरोवर व्हेन रिक्वायर द बैंक मस्ट गिव फुल पर्टिकुलर ऑल, वो सारे एसेट का डिटेल उसको देनी पड़ती। और ऑल कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बैंक, वो सब किसको देने होते हैं, टू बी पेड बाय द बैंक, ठीक है, वो कस्टमर। द बोरो अंडरटेक टू इंश्योर, वो बोरोवर कहता है मैं सारे जो सामान है इनका रिस्क के अगेंस्ट क्या कराऊंगा, इंश्योरेंस कराऊंगा, ठीक है। पॉलिसी सो टेकन इज टू बी एंडोर्स एंड असाइन इन फेवर ऑफ द बैंक, ठीक है। द हाँ, ये जो उसकी बात आ रही है इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में को बैंक अपने नाम क्यों नहीं कराता है, कोई आंसर दे पाएगा? क्योंकि स्टॉक बोरोवर के पास होता है, उसका स्टॉक है ना। सर फिर से बोले। बैंक जो है जब किसी को लोन देता है तो उसका जो सामान होता है उसका इंश्योरेंस कराता है, लेकिन उस इंश्योरेंस में पार्टी की तरह अपना नाम नहीं लिखवाता। क्योंकि वो इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को देना पड़ जाएगा। नहीं, वो नहीं,
उसमें क्या है, बैंक बिकम पार्टी, बैंक बिकम्स पार्टी इन कोर्ट। कोई भी डिस्प्यूट होगा उस सामान से रिलेटेड इंश्योरेंस में, तो बैंक क्या हो जाएगा, पार्टी बन जाएगा। खासकर से अच्छा गाड़ियों के मामले में, जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है ना, तो जी। गाड़ी का मालिक बुलाया जाता है, तो बैंक को बुला ले। ठीक है, इसलिए क्लेम के मामले में। बैंक क्या करता है, इंडोर्स कराता है अपने नाम। क्या कराता है, इंडोर्स एंड असाइन कराता है। असाइनमेंट। खुद पार्टी में नहीं आता, असाइनमेंट में या इंडोर्समेंट में आता है कि भाई इसका क्लेम जो मिलेगा इनको मिलेगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। बैंक अंडरटेक टू मेंटेन द एग्रीड मार्जिन ऑन सिक्योरिटी, वो होना भी ठीक है। और बोरोवर को रेंट टैक्सेस वगैरह सब पेमेंट करने पड़ेंगे। बैंक रिजर्व द राइट टू कॉल अपॉन द बोरोवर टू पे द बैंक लोन अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड अदर एट एनी टाइम, यानी कभी भी वो कह सकता है कि भैया हमारा पैसा जमा करो। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक रिजर्व राइट टू डिस्पोज द हाइपोथेकेट, जो अगर पैसा नहीं जमा करेगा तो उसको वो डिस्पोज करके अपना पैसा वसूल सकता है। ठीक है। एंड अप्लाई द प्रोसीड्स इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द लोन अकाउंट। एक ये वर्ड लिखा हुआ सेटिस्फेक्शन ऑफ लोन अकाउंट, ये जानते हैं आप सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? बोलिए, जानते हैं? सर लोन अमाउंट के वैल्यू के बराबर। इसको बोलते हैं चार्ज का कैंसिलेशन करना। क्या करना? हाँ, सही में सेटिस्फाइड करना पड़ता है। चार्ज कैंसिलेशन इज सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब वो पूरा पैसा जमा करेगा। ठीक है। उसके उसके पैसे जो आ रहे हैं सेल से, उनसे वो अपने लोन अमाउंट को सेटिस्फाई करा सकता है, या चार्ज कैंसिलेशन का मतलब वो रिपे कर सकता है। ठीक है। इफ द प्रोसीड्स आर इनसफिशिएंट, तो वो बाकी बचा हुआ बैलेंस भी रिकवर कर सकता है। बोरोवर अंडरटेक नॉट टू डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ एनी सम ड्यू टू द बैंकर, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि इतना पैसा कैसे हो गया सब। ठीक है। A clause stating that security shall be continuing security for the balance due, अब उसने continuing security बोला, वो जब तक बैलेंस है तब तक वो सिक्योरिटी उसमें गिरवी होगी। वेयर बाई एनी चांस द कैश क्रेडिट रिजल्ट्स इन द क्रेडिट बैलेंस, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड टू बी क्लोज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें बोल रहा हुआ कि अगर कैश क्रेडिट है और उसमें क्रेडिट के बैलेंस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने लोन बंद कर दिया। इस बात को समझ नहीं रहा। क्या होता है, सीसी लिमिट में डीआर चल रहा है और कभी क्या आ गया, सीआर, यार उसके बाद क्या आ गया, डीआर। तो सीआर आने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी रिलीज हो गई। वो प्रॉपर्टी तब तक चलेगी जब तक वो अकाउंट चलेगा, और उस अकाउंट में कभी भी अगर डीआर बैलेंस आता है तो वो प्रॉपर्टी उसी के उसमें रहती है। ठीक है, बात समझे इस बात को? जी सर। ठीक है। ये जो लोग 100 200 लोग जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। या तो भैया 2 घंटे खुद तपस्या करके ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो क्लास सुनो। ठीक है। बाकी आप लोग सब कॉम्पिटिटिव वाले लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये बारीकी और कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ने से ही समझने से ही क्लियर होता है। ठीक है। तो समझना, बारीकियों को समझना। बारीकी को समझेंगे तो वहाँ IIBF वाला कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे। MCQ में क्या होता है, आप 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कहते हैं सही है या गलत है, लेकिन वो क्यों सही है क्यों गलत है इसका आंसर वहाँ नहीं मिल पाता या समय नहीं होता। ठीक है। इसलिए डिटेल में पढ़ने के फायदे मिलते हैं। आप बैंकर हैं, और खासकर से जब से करीब 8-10 क्लासेस से हमारा एडवांसेस वाला पोर्शन चल रहा है, तो जो लोग लगातार क्लास ले रहे होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। कोई आप में से है ऐसा बैठा हुआ जिसने एडवांसेस के बारे में कुछ बातें सीखी इतने दिनों में? जी सर, बहुत सारी बातें सीखी। हाँ सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई सर। बहुत सारी बातें। इसीलिए हम सर रिक्वेस्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक चीज बताइएगा
वो सेट ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ में जैसे किसी कस्टमर की एफडी है और उसका लोन है, लेकिन एफडी हाँ लेन नहीं है कस्टमर की हमारे पास, हाँ बॉन्ड पेपर जो है वो कस्टमर के ही पास है। अगर अकाउंट में रिपेमेंट रेगुलर नहीं होता है और उसको पैसे की जरूरत है, तो फिर बैंक बिना बॉन्ड रिसीट के भी उसको तोड़ सकता है क्या? नहीं नहीं, सुनो, इसमें राइट ऑफ सेट ऑफ हमेशा अवेलेबल बैलेंस पे लगता है। मेरी बात समझ में आई? आप नहीं, उसकी एफडी partially तोड़ नहीं नहीं है। सकते। अच्छा, एफडी जब मैच्योर हो FD जाएगा तो तब अवेलेबल उसको कर बैलेंस सकते ही हैं। है ना जिस सर। दिन मैच्योर हो रही हो ना, उस दिन कब ज्यादा। हम्म, लेकिन क्यों ना सर, जैसे बिफोर जैसे बिफोर जैसे मैच्योरिटी नहीं ले सकते? राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं लगता उसमें। अच्छा, एफडी पे नहीं मतलब लगेगा अगर जब खुद तक की भी है मैच्योरिटी तो नहीं भी, होगी। खुद की भी है तो भी। मैं दिखाता हूँ आपको वो लाइन ना, अगर कहीं पकड़ में आई मेरे और को तो। सर दूसरी चीज है कि जैसे जहाँ पे ऑटो रिन्यूअल का सिस्टम होता है, तो वहां तो मैच्योरिटी कभी आएगी ही नहीं। नहीं, वो जिस दिन मैच्योर होता है उस दिन करो ना, हाँ, शाम को अच्छा। सर ये कर ध्यान दो। में कहाँ रहता है कि वो मतलब ऑटो रिन्यूअल डायरी हो रखो, जाएगा या बैंक में नौकरी कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है। पैराग्राफ में सामने देखो, कहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ। ये लिखा हुआ, विद एनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ द बैंक। ठीक है, एनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ द बैंक। ठीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, होल्ड लगा सकते हैं, कहीं वो प्रीमेच्योर लेने ना आ जाए। ठीक है, तो जी, अगर आपकी लेनदारी है तो आप उसे होल्ड लगा लें, कि मैच्योरिटी पर उसको क्या करें, सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कर। ठीक है, अब तो सर एक चीज और वो है, एक एफडी बात रहेगा और है। सर, और कस्टमर आएगा और एफडी ब्रेक करके और ले जाएगा नहीं, एफडी, तो उसको होल्ड क्या कुछ लगाओगे कर तो सकते कैसे हैं? ले जाएगा। होल्ड लगा सर हुआ है होल्ड ना, तो होल्ड मैं ऑटोमेटिकली तो वही लगता बोलूँ। ही है ना जब हम किसी एफडी पे नहीं या नहीं पे। नहीं नहीं, वो लियन है, वो अलग चीज है अभी। सर यदि होल्ड, होल्ड सर होल्ड नहीं लगाए हुए हैं सर, यदि होल्ड नहीं लगाए हुए हैं और फिर भी उसको राइट अप सेटअप करना है, बट कस्टमर आया एफडी को तोड़ कर ले गया, तो उसको रोक सकते हैं सर उसको? तभी तो कह रहा हूँ, आप होल्ड लगा लो ना उसमें, उसको मत तोड़ने दो ना। प्रीमेच्योर करना या ना करना आपके हाथ में होता है। दूसरा चीज ये भी होता है ना सर, 20,000 से अबव अमाउंट अगर होता है तो वो अकाउंट के थ्रू ही उसको पेमेंट होता है, तो सही सेविंग में बात है, जब पैसा आएगा तो आपको पकड़ रिकवर लो, वैसे भी कर लेना है। वहीं पकड़ लो जैसे ही आएगा। सॉफ्टवेयर भी तो सर इन सब चीजों के लिए डिपेंडेंट रहता है। मतलब सॉफ्टवेयर में हाँ ही ऐसी चीज होती है कि हाँ आप हाँ उसको ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि मैच्योरिटी पे वो ले जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, सॉफ्टवेयर में ऐसा बना दो। जैसे अभी एक बात आई, देखो सुनो, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि 20,000 से ज्यादा है। आप क्या करो, उसके सेविंग बैंक पे होल्ड लगा दो। क्या कर दो, सेविंग बैंक पे होल्ड लगा दो। जैसे ही उसका पैसा वहां पड़ेगा सेविंग बैंक में, ठीक है, कब, प्री मेच्योर केस, जैसे ही यहाँ पड़े तो क्या हिसाब, ये तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि भैया तुमने क्या ले रखा है, लोन ले रखा लोन ले रखा है। है। ठीक है, और ये जो ऑटो रिन्यूअल वाला प्रॉब्लम आ गया है ना, ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया, पहले तो नहीं था ना ये। नहीं नहीं, वही पूछ रहे ना सर, जो ओरिजिनल टर्म है उसने फर्स्ट टाइम यही बनवाया होता है, है। उसमें हम लोग मेच्योरिटी का वेट करते हैं, कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए, बाउंड है। लेकिन जैसे ऑटो रिन्यू नेक्स्ट टर्म के लिए हो जाता है, तो फिर हमको अगली मेच्योरिटी के लिए रुकने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है ना, कि होती इसके है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब केस जाएगा तब पता तभी लगेगा समझ। कोर्ट क्या सोचता है हाँ, इसके बारे में, है ना। जी जी। चलो आगे तो बढ़ते हैं। प्लेज, अभी हमने बात करी थी, प्लेज और हाइपोथिकेशन भाई बहन है, समझ। फर्क ये होता है कि प्लेज में सामान को बेलमेंट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है,
और हमने बात कही थी कि प्लेज जो होता है उसमें जिसका सामान होता है वो कौन है? ओनर। प्लेज। ठीक है, whose goods are bail is called ओनर। और इसके लिए मैंने आपको कई बार बता दिया कि केवल लॉकर के केस में डबल ई कस्टमर पे जाता है, बाकी सारे केस में डबल ई बैंक के नाम बैंक आता है। में। ठीक है, तो द पर्सन हु टेक्स द गुड्स एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड पॉनी, यानी कौन? ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अबाउट डेफिनेशन कॉन्सिडर वैलिड प्लेज, तो क्या होना चाहिए? पहली बात, उसमें क्या है? आइडेंटिफाइड चैटल। चैटल माने होता है सामान, चैटल माने क्या होता है? गुड्स या सामान बोल दो। ठीक है, टू बी डिलीवर्ड आइडेंटिफाइड होता है ये, भाई ये सामान रख लो, और पोजीशन हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी और पोजीशन आइडेंटिफाइड। इसमें हालांकि एक शब्द और लिखना हो, एक्चुअल या तो दूसरी डिलीवरी कौन सी होती है? कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जहां पर सामान कहीं रखा और है, केवल आप उसकी क्या दे रहे हो बैंक को? रिसिप्ट। रिसीट दे रहे हो। ठीक है, कि भैया जो वहां सामान रखा हुआ है उसका ये अधिकार पत्र है, आप इसे रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी, जो यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ इन्होंने, वो होना चाहिए था यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी प्लेज होती है। अभी में दिया हुआ है सर, लिखा हुआ कहाँ आगे दिया हुआ है? है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स लिखा हुआ है कहाँ लिखा है? सीआईबी के बुक में। हाँ, सीआई में तो लिखा हुआ, इसमें कह रहा हूँ ना, इसमें कहीं मिसिंग हो रहा है बात। ठीक है, चलो। द बेलमेंट मस्ट बी ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर। जो कर्जदार है वो करेगा। ठीक है, और बेलमेंट मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ, किसी कर्ज या किसी परफॉर्मेंस की बदले में दिया जाना चाहिए। ठीक है, वैलिड प्लेज कब होता है? उसने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मिल गए। प्रॉपर्टी प्लेज शुड बी एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड टू द पॉनी यानी बैंक। यानी या तो सामान दे दे असलियत में, या सामान के गोदाम की चाबी, या सामान कहीं रखा है उसकी रसीद, इनसे भी प्लेज हो जाती है। और यहां तक कि एनएससी भी तो प्लेज होती है। एनएससी में वो सर्टिफिकेट देते हैं, और एक सर्टिफिकेट ला के देते हैं कि भाई वो कहते हैं हमने सामान आपके नाम पे प्लेज कर लिया। ठीक है, द पॉनी हैज ओनली ए स्पेशल प्रॉपर्टी इन द प्लेज while the general property remains with the owner and wholly reverts to him on discharge of debt. ठीक है, Pony has only special property in pledge while general property remains with the owner, wholly reverts to him the discharge of debt। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जो स्पेशल प्रॉपर्टी हैं उनको तो बैंक ने रख लिया अपने पास, और उसकी जो और दाएं बाएं जनरल प्रॉपर्टी है उसको कस्टमर के पास रहने दिया, और जैसे ही वो अपना लोन जमा करता है वो उस प्रॉपर्टी को रिवर्ट कर देता है। यानी बैंक क्या करता है? वापस कस्टमर को दे देता है। सर गोल्ड लोन के केस में जो गोल्ड बैंक के पास रहता है वो प्लेज की कंडीशन प्लेज होती होता है है, ना? बिल्कुल प्लेज होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका गुड्स ले अपने लिया। पास रखा है। हाँ। ठीक है, वो बेलमेंट, उस आदमी ने अपना सामान आपको बेलमेंट कर दिया। ठीक है, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्लेज। लीगल इम्प्लीकेशन, द फॉलोइंग आर द लीगल। क्या होता है?
ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन बाय द ओनर, मतलब मालिक तो अभी भी कस्टमर है, ठीक है, which is subject to only to the qualified interest which passes to the pawnee by the builder। तो उसने अपने जो भी उसके इंटरेस्ट हैं उन चीजों को अभी पौनी के नाम कर दिया, समझ, ठीक है। वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्लेज इज एन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इट मीन्स दैट देयर विल नीड नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स of the pledged pawnee to all that are required that goods must be placed in the possession of the pawnee or any person authorized to, या तो बैंक को दे दे या बैंक के किसी ऑथराइज पर्सन को। मोड्स ऑफ डिलीवरी, मोड्स ऑफ डिलीवरी मैं बता कैसे होता है, बाय हैंडिंग ओवर द की, ये मैंने बोला था ना आपको कि गोदाम की चाबी देना भी मान लिया जाता है। बाय अटॉर्नमेंट इफ गुड्स आर इन पब्लिक वेयर हाउस, यानी पब्लिक वेयर हाउस की रसीद भी एक तरह से वो डिलीवरी का मोड बन जाता है। हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स सच एज रेलवे रिसीट, बिल ऑफ, ये देखो ये रसीदें भी अगर बैंक के पास आ गई तो माना जाता है कि क्या हो गई, मोड ऑफ डिलीवरी हो गई है, ठीक है। चलो तो इतना हमने आज कर लिया है, एक आध क्लास में हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी 9:30 से, और आपकी जेआईबी वालों की कब है क्लास? हाँ एक और क्लास है ना अभी 9:30 बजे सर, 9:30 बजे। तो जेआईबी वालों को अपना खाना पीना जो खाना बनाना खा लो। सर एग्जाम वेन्यू चेंज हो सकता है सर अभी? एग्जाम वेन्यू केवल उस कंडीशन पे चेंज हो सकता है जब आईआईबीएफ चाहेगी। अभी नहीं होने वाला सर, आप सर। आईआईबीएफ कभी कभी होता है, कोई सेंटर गड़बड़ हो जाता है, कहीं पे कुछ बात हो जाए तब चेंज करती है, ठीक, आपकी तरफ से हमारे लिए चॉइस नहीं है ना। ना सर शायद एक 45 डेज बिफोर का कुछ ऑप्शन है, उसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा उनकी साइट में। एक बार देख लीजिएगा, जैसे बता रही ना मैडम, शायद ट्रांसफर के केस में होता है सर। मेल वगैरह ट्रांसफर के केस में होता है, हाँ, लेकिन कुछ देख लेना है ऑप्शन शायद, है, कुछ है 45 डेज का कुछ क्लॉज है उसका। एक बार पहले भी देख था, लीजिएगा आप ना। अगर चेंज हुआ है तो पता लास्ट नहीं। पेपर 21 को है तो 45 डेज वाला क्लॉज अभी एक्सेप्टेबल होगा क्या? नहीं वही तो सीआईबी में हो बात है ना। सकता है ना, हाँ सीआईबी में नहीं सीआई होगा, सीआईबी में हो सकता है। सर ये ठीक है। एटॉर्नमेंट का मतलब क्या है? एटॉर्नमेंट एटॉर्नमेंट का मतलब होता है जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी होती है ना, अपने राइट किसी को दे देना। एटॉर्नमेंट का मतलब अपने राइट किसी को दे देना। तो उस सामान तो उसने पब्लिक वेयर हाउस में रखा हुआ है, उसने लिख के दे दिया कि ये जो सामान रखा हुआ है उसके मालिक आप ही हो, बैंक को बोल दिया उसने, ठीक है। चलिए जेआईबी वालों मेहनत शुरू कर दो। देखो 3 से पेपर कितने हुए आपके? 4, 3 से 4 पेपर हो गए ना। बट इसमें एक चीज अच्छी क्या है कि आपका जो रिटेल वाला पेपर है, जो रिटेल वाला पेपर है वो पीपीबी का ही काफी कुछ उसमें आता है, ठीक है। और इस रिटेल के पेपर में जब सीआईबी में होता था लोग 80-80 नंबर ले आते थे पढ़ के, हाँ ऐसे बिना पढ़े नहीं। तो स्कोरिंग है। दूसरा हमने बताया आपको जो इंडियन इकोनॉमी वाला है उसके शुरू के 2 मॉड्यूल अच्छी तरह कर लीजिए, उसमें चांसेस हैं कि उसमें भी स्कोरिंग बन जाए। 2 पेपर वही हैं, तो मेहनत करो और उम्मीद अगर है रहती है तो चांस है कि 4 पेपर भी आपके निकल, ठीक है। बाकी सीआईबी वाले जितने भी लोग हैं, जो मैं जेआईबी वालों को बहुत बोल रहा हूँ, उनका तो एग्जाम आने वाला है, आप भी समझ लो आपका भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स का क्लास हो ही गया सर अभी। इकोनॉमिक्स में 2 मॉड्यूल हो चुके हैं, हल्के हाँ। से 4-5 टॉपिक में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। बाकी इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर का जो सी और डी मॉड्यूल है वो आपका मेरे ख्याल से 27-28 से शुरू हो जाएगा,